चलिए बेटा बेटा शुरू करें। चलिए बेटा गुड मॉर्निंग। ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए है। चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। हमारे पास टॉपिक है बेटा आज का एंड दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर विल बी स्टार्टिंग विद इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि ये चैप्टर यहां पर तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन ये चैप्टर वाले कॉन्सेप्ट बहुत सारे दूसरे चैप्टर्स में भी काम आने वाले हैं, चाहे वो सीए फाउंडेशन लेवल का हो या सीए इंटरमीडिएट का। जब सीए इंटरमीडिएट में जाएंगे तो कई बार मैं आपसे कहूंगा बेटा याद करो वो सीए फाउंडेशन में हमने ये चैप्टर पढ़ा था, वो या अलग बात है, याद कुछ नहीं होगा आपको, लेकिन आपको हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। मेरी इज्जत का सवाल है, क्लियर है बात? ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहां पर भी और लिंकेज में दूसरे चैप्टर्स में भी काम आएंगे। तो सबसे पहली बात आती है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और यहां पर द मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर गवर्न्ड बाय AS2। AS2 क्या होता है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAI। बता दूं आपको इस AS के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है ICAI। क्या होता है ये? असल में हुआ क्या कि बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को लेकर अकाउंटेंट्स को प्रॉब्लम आई। बोला सर इसकी अकाउंटिंग कैसे करें, या एक ने कहा कि जी मैं तो एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको कि जी मैं तो एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाऊंगा SLM से। लगा ले भाई। दूसरे ने कहा मैं तो लगाऊंगा WDV से। मैंने कहा भाई तू भी SLM से लगा लेना। बोला क्यों लगाऊं जी, मेरी मर्जी। मैंने कहा ठीक है भाई लगा लो। अब समझ रहे मेरी बात? हर कोई अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा बड़ी प्रॉब्लम है भाई ये तो। जब सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं तो सबके प्रॉफिट्स भी अलग अलग आएंगे कि नहीं आएंगे? देखो मैंने सेम परचेज की, सेम सेल की, आपने सेम परचेज की, सेम सेल की लेकिन मैंने डेप्रीसिएशन किसी और मेथड से लगा दिया, आपने डेप्रीसिएशन किसी और मेथड से लगा दिया। प्रॉफिट सेम आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। यानी कोई थर्ड पार्टी हम दोनों का कंपैरिजन कैसे करे, कौन सा बढ़िया? तो यू नीड टू हैव यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सब एक जैसा काम करें। अब कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब सुने ना तो क्या करें, लॉ बनाते हैं। चलो लॉ तो सुनना पड़ेगा ना, लॉ तो सुनना पड़ेगा। आप ही नहीं कहते नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मानना पड़ेगा भाई। लॉ में लिखा हुआ है अगर तो मानना पड़ेगा। तो ICAI ने क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हर टॉपिक के ऊपर अलग अलग। बोला भाई इन्वेंट्री में दिक्कत आए अगर तो AS2 से पूछ लेना, उस चैप्टर में लिख दिया है हमने। एसेट के ऊपर दिक्कत आए तो AS10 में लिख दिया है। अमेलगमेशन पर आए तो 14 में लिख दिया है। इन्वेस्टमेंट पर आए तो 13 में लिख दिया है। बोरिंग कॉस्ट पर, आपको समझ में आ रही है बात? तो ऐसे कुल मिलाकर 30+ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ने इशू किए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हैं? क्योंकि दीज आर इशूड बाय ICAI और ICAI हमें कंट्रोल करता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन CA इंटरमीडिएट में जाकर 100 में से 20 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन आता है यहीं से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। CA फाइनल में पहुंच जाएं तो लगभग 50 से 60 नंबर का पेपर सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही आता है। ठीक, तो हमें सिर्फ एलिमेंट्री नॉलेज लेनी है फिलहाल, लेकिन मैं आपको बताया इस AS का महत्व क्या है। कमिंग बैक टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो AS2 का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और AS2 जितने भी रूल्स यहां पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं मोर और लेस मैंने AS2 से ही उठा रखे हैं। ठीक, तो जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लॉजिकली AS2 भी साथ के साथ कवर कर रहे हैं। ठीक, तो जितने भी रूल्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर में, दीज ऑल विल बी गवर्न्ड बाय AS2। ठीक, यहां तक बात समझ में आती कि नहीं आती है? नाउ कमिंग बैक टू द वर्ड
इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बताइए मुझे इन्वेंट्री का मतलब क्या? हाँ जी, स्टॉक क्या? गुड्स क्या? आइटम, नलायक आइटम। देखो, हाँ जी, जिस चीज का बिजनेस है, जो सेल के लिए स्टॉक आता है, वो क्या होता है? सेमी फिनिश क्या होता है? अच्छा, और बोलो बोलो, ठीक है ठीक है, घबराओ मत, ठीक बोल रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, तो इन्वेंट्री का मतलब क्या? इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, ठीक है, या इन्वेंट्री का मतलब होता है माल। माल मतलब गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक? नालायक ऐसे हंस रहा है। तो समझो, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर इन्वेंट्री की, आज तक मेरे को समझ में ये आता है इन्वेंट्री का मतलब गुड्स स्टॉक विच इज मेंट फॉर रीसेल। सर मैं ना कुछ जाकर चेयर्स ले आया। क्यों लेकर आए भाई? सर बढ़िया दाम पर बेच देंगे, 200 रुपये की मिल गई और मुझे लगता है 250 में बिक जाएगी। तो यस, दैट फर्नीचर, दोज चेयर्स आर स्टॉक फॉर मी। क्लियर है बात? क्लियर है? विच इज हेल्ड फॉर रीसेल, जो मैंने बेचने के लिए रखी हुई है। लेकिन स्टॉक सिर्फ उतना नहीं होता। स्टॉक का मतलब सिर्फ उतना नहीं होता। दिस इज अ रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन। AS2 ने कुछ और कहा। AS2 ने कहा कि स्टॉक सिर्फ वो नहीं है विच इज मेंट फॉर रीसेल। समझो, ये देखो, आपने क्या किया, आपके गोडाउन में ये क्या है बेटा? ये कुछ चेयर्स पड़ी हुई हैं आपके गोडाउन में, एंड दीज आर मेंट फॉर रीसेल। बेचने के लिए खरीदी हुई हैं आपने। यस, दिस इज क्लियरली अ स्टॉक। ये आपका स्टॉक है, इन्वेंट्री है। अच्छा, यही चेयर मैं लेकर आया था यहां पर इंस्टीट्यूट में। सर क्या करोगे? बेटा बच्चे आएंगे ना, क्लासेस होती हैं बेटा, तो बच्चे दरी पे तो बैठ नहीं सकते, नीचे नखरे इतने हो गए आजकल। तो बच्चे बैठेंगे और क्लासेस देंगे आप, तो मेरे लिए क्या हो गया? स्टॉक। क्लियर है बात? मेरे लिए क्या नहीं है नलायक? क्या मेरे लिए ये फर्नीचर स्टॉक है? बोलो बेटा, अब समझो, मेरे लिए ये स्टॉक नहीं है। अगर मेरे को बोलो आप, सर कितने की लाए? मैंने कहा बेटा एक बेंच 4000 रुपए की। सर ये लो 4500 रुपए, मुझे बेच दो। क्या मैं दे दूंगा आपको? नहीं भाई, मेरा धंधा नहीं है ये। मैं आपको एड्रेस दे दूंगा। मैंने कहा ले बेटा एक काम कर, वहां से जाकर ले आ। मेरा काम थोड़ा ना चेयर बेचने का, ये तो मैं स्टूडेंट्स के लिए सर्विस प्रोवाइड करनी थी मुझे, मैं तो इसलिए ले आया। These are not meant for resale. क्लियर है बात? Not meant for resale. तो दिस इज मेरे लिए क्या हो गई? ये मेरे लिए हो गई फिक्स्ड एसेट। क्या हो गई? अब मैं अपनी बैलेंस शीट में कैसे दिखाऊंगा? ये मुझे AS10 बताएगा। AS10 कौन सा है? अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। क्लियर है? सेम एसेट है, नाम देखकर तय नहीं करोगे कि ये इन्वेंट्री है या ये फिक्स्ड एसेट है, उसका यूसेज पर्पस देखकर तय करोगे। क्लियर है? यही फर्नीचर मेरे लेने से पहले किसके पास था? फर्नीचर मर्चेंट के पास था। वो जब इसका वैल्यूएशन करता होगा, जब बैलेंस शीट में दिखाता होगा, तो कैसे दिखाता होगा? वो AS2 के मुताबिक इसकी वैल्यू निकालता होगा, क्योंकि उसके लिए क्या थी? ये उसके लिए इन्वेंट्री थी। क्लियर है बात कि नहीं है? ये मैंने फ्लोर खरीदा हुआ है पूरा, ये जो सेकंड फ्लोर है ये पूरा मेरे पास है, पूरा खरीदा हुआ है मैंने। मेरे लिए क्या है? ये
whether this is a fixed asset or inventory, clearly a fixed asset not meant for resale. सर कितने का लिया? मैंने कहा x रुपीस का लिया। आप मुझे अगर 2x भी दोगे भाई साहब, मैं नहीं बेचूंगा, प्रॉब्लम है। मैंने कहा भाई ये इंस्टीट्यूट के लिए लिया मैंने, अगर मैंने ये जगह आपको बेच दी तो इतनी बड़ी जगह मुझे हाथ के हाथ दोबारा लेनी पड़ेगी, और यहां पर गुडविल, रेपुटेशन और पता नहीं क्या क्या और जुड़े हुए हैं। क्लियर है बात? नॉट मेंट फॉर रीसेल। बढ़ूं आगे, एक छोटी सी लाइन वर्ड और है जो बताना है मुझे, सुनो। हुआ क्या, इससे पहले ना यहाँ पर बेंच चेयर पड़ी दूसरी वाली, राइटिंग पैड वाली, राइटिंग पैड होता है इस पर, वो चेयर थी पहले यहाँ पर। अब उसमें क्या है, बच्चे को निकलने में प्रॉब्लम है, बैठने में प्रॉब्लम है, कपड़े फट जाते हैं जी, कीलें निकली हुई हैं। हमने क्या किया, सारी हटाओ, सारी की सारी राइटिंग पैड वाली चेयर्स हटाई मैंने, और सब की जगह ये बेंच ले आए हम। वो राइटिंग पैड वाली चेयर्स ना पीछे पड़ी हुई हैं स्टोर रूम में। कबाड़ी का इंतज़ार हो रहा है, कोई कबाड़ी आएगा, अच्छे भाव लगाएगा, बेच दूंगा। कोई कबाड़ी आएगा, अच्छे दाम देगा तो उसे बेच डालूंगा। मेंट फॉर रीसेल, मेंट फॉर। ये जो पीछे पड़ी हुई हैं चेयर्स, ये फिक्स्ड एसेट है या इन्वेंट्री है? मैंने गुमराह करने का प्रयास किया आपको और आप झट से हो गए गुमराह। बोलो बेटा। नहीं, स्क्रैप है, लेकिन स्क्रैप कौन सी हेडिंग में आएगा? फिक्स्ड एसेट की हेडिंग में डालूं या इन्वेंट्री की हेडिंग में डालूं? बेटा अभी तक जो डेफिनेशन पढ़ी मैंने, हेल्ड फॉर रीसेल, तो उस हिसाब से तो इन्वेंट्री लग रही है, लेकिन AS2 ने कुछ और भी कहा। देखो कितने कितने एक एक वर्ड्स का महत्व होता है। हेल्ड फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर है? हाँ सर, जिस दिन आप कबाड़ी बन जाओगे तो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है फिर तो ये बोतलें खरीदना, गत्ता खरीदना, चेयर खरीदना, वो बेचना, तब तो आपके लिए इन्वेंट्री है। बोलो बेटा। अब ये जो चेयर पीछे पड़ी हुई है, दीज आर मेंट फॉर रीसेल, बट दिस इज नॉट द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर है बात कि नहीं है? अब बताओ मेरे लिए इन्वेंट्री है या फिक्स्ड एसेट है? क्लियरली अ फिक्स्ड एसेट। वो अलग बात है, वो अलग बात है जब मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा फिक्स्ड एसेट में, तो यहां दो आती हैं। AS10 बोलता है दो तरीके से आती हैं। कौन सी? एक्टिव, नॉट इन एक्टिव यूज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो किसके लिए है? ये वही पीछे जो पड़ी हुई है चेयर, ये उनके लिए है। बोलो बेटा। AS10 में बोला हुआ है। क्लियर है बात कि नहीं है? सो दिस इज व्हाट ऑल इज रिटन। तो हम बात कर रहे थे यहां पर फिक्स्ड एसेट की, तो फिक्स्ड एसेट हो गई, सॉरी इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री का मतलब क्या? एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। लेकिन पूरा नहीं हुआ अभी, बोलो बेटा पूरा। एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसे कहेंगे इन्वेंट्री। लेकिन सिर्फ ये भी इन्वेंट्री नहीं है, और भी, हाँ और भी इन्वेंट्री। ये देखो AS ने क्या कहा? AS ने बोला भाई आपके पास ये चेयर हैं, शायद बनाई हो आपने भाई, या तो आप ट्रेडर होंगे। ट्रेडर क्या होता है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? खरीदा, ऊंचे दाम पर बेच दिया, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। लिखवाऊंगा अभी सब चीजें। एक होती है कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सी होती है? आपने खुद बनाया और तब अपने दामों पर उसे बेचा। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हैं तो आपके पास शायद कुछ ये पड़ा होगा। बेटा क्या है ये कुछ वुडन ब्लॉक्स हैं भाई, लकड़ी के बड़े बड़े फट्टे लेकर आए हैं, काटा पीटी करोगे, जोड़ोगे इन्हें, फर्नीचर बनाओगे, एंड सब्सीक्वेंटली दोस फर्नीचर विल बी सोल्ड। क्या ये लकड़ी आपने बेचने के लिए खरीदी है? बोलो बेटा। नॉट मेंट फॉर रीसेल, नॉट मेंट फॉर रीसेल। लेकिन स्टिल AS ने कहा
कि ये जो वुडन ब्लॉक्स पड़े हुए हैं आपके पास, ये भी इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आएंगे। क्लियर है? बोलो बेटा। एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर आपका काम मैन्युफैक्चरिंग का है तो उसमें जितना भी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली है, वो भी इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आएंगी। क्लियर है बात? बोलो बेटा। तो 31 मार्च को जब आप अपनी बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो वहां पर इन्वेंट्री दो प्रकार की, कौन कौन सी? रेडी फॉर सेल, बोलो बेटा, रेडी फॉर सेल, और दूसरा कौन सा? ये इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वो मटेरियल, वो सप्लाईज जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वो भी क्या होगा? इन्वेंट्री। क्लियर है बात? बोलो बेटा। मैं बता दूं आपको वैसे कि ये जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं ना, ये वर्ड टू वर्ड ही पढ़े जाते हैं, हर वर्ड का मतलब होता है। यहाँ इतना डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब सीए इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तो वील सी वहाँ 3 वर्ड लिखे हुए हैं, तीनों का अलग अलग मतलब और तीनों पर अलग अलग क्वेश्चन भी बनेंगे, है ना। जैसे अभी मैंने फंसा दिया था आपको कि मेरे पीछे कबाड़ पड़ा हुआ है और मैंने जान के बोला आपको हेल्ड फॉर सेल है मेरे पास, वो इन्वेंट्री है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? नॉट मेंट फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। खैर, कमिंग बैक, अब एक बात बताओ, 31 मार्च को मेरे गोडाउन में ये दिख गया आपको, ये दिख गया आपको, एक चीज और नजर आएगी। अगर आप गोडाउन घूमोगे ना मेरा, तो मेरे गोडाउन में एक चीज और नजर आएगी आपको, ये देखो, लो बेटा, बताओ क्या है ये? बेटा ना तो ये लकड़ी बची और ना ही अभी ये चेयर है। बेटा बैठ पाओगे क्या इस पर? 2 गायब हैं इसके, देख रहे हो आप समझ पा रहे हो इसके पीछे की भावना क्या है मेरी? बेटा बोलो। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड सेमी फिनिश्ड गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ भी कह लो, WIP कह लो या सेमी फिनिश्ड गुड्स कह लीजिए। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? गोडाउन में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? AS2 ने कहा ये भी इन्वेंट्री है, AS2 ने कहा भाई साहब ये भी इन्वेंट्री है आपकी। ठीक, तो इन्वेंट्री का मतलब सिर्फ एसेट्स हेल्ड फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, इसका मतलब इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस भी है, और इसका मतलब इन द प्रोसेस ऑफ सच प्रोडक्शन, जो स्टॉक पड़ा हुआ है, जो एसेट पड़ी हुई है, वो भी है। आई होप यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो आज के बाद जब भी मैं इन्वेंट्री बोलूंगा तो इन्वेंट्री का मतलब 3 चीजें होनी चाहिए। किस किस की? ऐसे स्टॉक, फिनिश गुड्स का भी, WIP का भी, और रॉ मटेरियल। दिस इज कॉल्ड रॉ मटेरियल, WIP एंड, तो यहां पर भी आप यही दिखाएंगे, फिनिश गुड्स, WIP, रॉ मटेरियल। क्लियर है? तीनों का वैल्यूएशन अलग अलग करके दिखाएंगे आप कि तीनों की कितनी कितनी वैल्यू है। बैलेंस शीट में तीनों को अलग अलग डिस्क्लोज करना होगा, ऐसा AS2 बोलता है। आई होप ठीक है इतनी बात? बढ़ूँ आगे? बोलो बेटा। चलो सर, ज़रूरत ही क्या है सर, कहाँ मखा इतना मेहनत करवा रहे हैं, ज़रूरत ही क्या है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन? क्या करेंगे सर? ठीक है ना, जो पड़ी है वो पड़ी है, वैल्यूएशन क्या है इसमें? वैल्यूएशन करना, खाता तो कोई होता नहीं है स्टॉक का। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है अगर आपको, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन सर इतनी आफत क्यों मचा रहे हो जाएगी, वो कम ज़्यादा भी हो गई तो कौन सी आफत है, हमारे पास ही तो रहेगी। व्हाट इज़ द रिलेवेंसी ऑफ
इन्वेंट्री वैल्यूएशन, करेक्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन। वो इसलिए आवश्यक है बिकॉज इन्वेंट्री बहुत बार क्वेश्चन आया, इन्वेंट्री विल डायरेक्टली, द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री विल डायरेक्टली इफेक्ट योर प्रॉफिट्स। इसका सीधा सीधा आपके प्रॉफिट्स के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। प्रॉफिट्स के ऊपर कैसे, मतलब सर बड़े सारे रूल्स हैं, मैं लिखवा नहीं रहा अभी फिलहाल कुछ भी आपको, आप समझो, अपने आप समझ में आएगा कॉन्सेप्ट आपको। ये देखो मैं सब लिखवा दूंगा अभी, जो ज़रूरत होगी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लो फिलहाल। उसके बाद जो जो चीज़ों की आवश्यकता होगी मैं अपने आप नोटिंग सारी करा दूंगा आपको। ये देखिए बेटा, ये तो देखा होगा अकाउंट, ये एक अकाउंट बचपन में बनाया करते थे हम, याद है कि नहीं याद है? मुझे सब पर शक होता है। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट नाम सुना है ना? 11 में 12 में था, 11 में था, 11 में भी लॉकडाउन था। लेकिन चलो अब ये देखो कुछ ऐसे बनता था, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस बाय, बहुत सिंपल सा एलिमेंट्री सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर दे रहा हूं मैं आपको, और इसी के आगे इसको कंटिन्यू करते थे अगर पीएनएल में, ये आ गया जीपी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, एंड देन यू विल गेट द एनपी। कुछ ऐसे ही फॉर्मेट होता था। लो कुछ हाइपोथेटिकल फिगर्स डाल देते हैं, 20,000, 1,00,000, 80,000, 50,000 विल रिजल्ट इन जीपी ऑफ 10,000। ये ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बेटा हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ रहा है। अब ये देखो, प्रॉफिट इज एक्चुअली डिपेंडेंट, प्रॉफिट विल बी डायरेक्टली इफेक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ योर स्टॉक। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू में 31 दिसंबर के स्टॉक की वैल्यू में कुछ आप गलती कर दोगे तो प्रॉफिट बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ेगा ना। कुछ ही रट्टे मारने की तो आवश्यकता नहीं है। लो एक सवाल का जवाब दो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द पीरियड, ट्रू फॉल्स आते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, इसमें ट्रू फॉल्स आते हैं 2-2 नंबर के विद रीजंस। ठीक, उसका क्वेश्चन सुन लो एक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द पीरियड इज ओवर स्टेटेड बाय 2,000, net profit of the period will be increased by 2,000 or decreased by 2,000? क्लोजिंग स्टॉक को हमने 2,000 से अधिक वैल्यू पर दिखा रखा है, गलती से ओवर वैल्यू हो गया, मेरे प्रॉफिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलो बेटा। द मोमेंट क्लोजिंग स्टॉक आप इन्फ्लेट कर दोगे 2,000 से, ये प्रॉफिट पहले 10 था लेकिन अब कितना आएगा? ये भी 2,000 से बढ़ जाएगा। बोलो बेटा, दिख रहा है ना? रटने की बात नहीं है, कोई रटने की आवश्यकता थोड़ा ना है। आप जब भी क्वेश्चन पूछे दिमाग में छोटा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और देखो वहां पर फिगर्स डालकर कि क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। क्लियर है बात? यानी कुछ ऐसा भी तो कह सकता हूं मैं, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट घट, बेटा प्रॉफिट घट जाएगा राजा बेटा। बोलो बेटा हाँ। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, क्लोजिंग स्टॉक घटा, प्रॉफिट घटा, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट। अच्छा, जब मैं जीपी की बात कर रहा हूं तो सेम इंपैक्ट एनपी पे पड़ेगा। मैं जीपी और एनपी नहीं बोल रहा, मैं प्रॉफिट बोल रहा हूं सिर्फ। ठीक है, बोलो बेटा। स्टॉक एंड प्रॉफिट विल हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। बेटा बेटा ठीक है, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, एक के घटने से दूसरा
कोई रटने वाली बात नहीं है, रटने मत बैठ जाना इसको ट्रू फॉल्स के लिए। एक भी थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं रटेंगे। हमारे पास थ्योरी जो आती है एग्ज़ाम में वो कोई भी रटने वाली नहीं आती। एक तो आती बहुत कम है, 100 नंबर के पेपर में लगभग 10 या 12 नंबर की थ्योरी के क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन वो सारे ऐसे ही होंगे। कोई डेफिनेशन रट के ही जानी है आपको अकाउंट्स में, है ना, तो सब चीज़ समझ के ही काम बन जाएगा। अच्छा, दूसरा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑन प्रॉफिट? समझ में आता क्या बोला मैंने? अगर मैंने या इसी को एनहेंस कर लेते हैं पहले, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये अगले साल जाकर बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। अब यानी अगले साल का ओपनिंग स्टॉक मैंने 2000 से ज्यादा दिखाया हुआ है। बताओ मेरे प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ेगा? अगले साल के कम हो जाएगा। विजुलाइज कर पा रहे हो? आओ करवाता हूं एक बार। मान लेते हैं ये मैंने घटा दिया गलती से 1000 से। जब मैं ये 1000 से घटाऊंगा तो ये जो बैलेंसिंग फिगर 10 आ रही थी ये बढ़ जाएगी 1000 से। बोलो हाँ। ओहो, अब समझ में आया, अब समझ में आया सर। समझ में ये आ गया हमें कि हम क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक कहीं भी कोई भी गलती कर दें उससे हमेशा प्रॉफिट बढ़ जाता है। बोलो हाँ। शर्म कर लो नलायक, ये इत्तेफाक से हो रहा है ऐसा? ये रटने मत बैठ जाना, कुछ भी कर लो। देखो यहां पर साइन अपवर्ड का लग रहा है, ब्लैंक हो गए। हटाओ हटाओ, ये लो। मुझे बताओ, प्रॉफिट मैंने यहां पर, ओपनिंग स्टॉक मैंने यहां पर बढ़ाकर दिखा दिया 1000 से। बताओ मेरे प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ेगा? 1000 से डिक्रीज हो जाएगा। बोलो हाँ। तो ओपनिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट विल हैव इनवर्स रिलेशनशिप। बेटा क्लियर है, कोई रटने वाली बात नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना। एक स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है, जब करेंगे तो तब दिमाग में आ जाएगा। मैंने इस साल का क्लोजिंग स्टॉक जो है ओवर वैल्यू कर दिया। फॉर द ईयर 2000 रिमार्क्स दे रहा हूं मैं आपको, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 10,000। 2001 में कुछ नहीं किया। मैं क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट निकाल कर पूछ रहा हूं आपसे। दोनों साल के कंबाइंड पीएनएल की बात करें अगर, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा या घट जाएगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बोलो जी। आइदर द प्रॉफिट विल इंक्रीज और डिक्रीज। 2 साल का कंबाइंड पीएनएल बनाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? हेलो, मॉर्निंग क्लास में मैं ही बात करूँ 12 बजे के बाद। हाँ जी, बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा। The profit will remain same. Profit will remain same. वहाँ पर मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ती क्वेश्चन में जाकर, वरना क्वेश्चन में 50 चीज़ें तो वैसी और हैं। इसलिए पॉइंट अलग से समझा रहा हूँ, और समझाने वाली बात है नहीं, आपका जवाब खुद आना चाहिए था। मुझे ये बताओ, जब क्लोजिंग स्टॉक 2000 का 10,000 से बढ़ गया तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ऑन पीएनएल? जल्दी बोलो इसका, सिर्फ इसका।
प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 10,000। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये अगले साल का ओपनिंग भी तो बन जाएगा, बताऊंगा नहीं मैं, ये तो खुद देखना है आपको। मैंने जानकर डैश लगा दिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन है। इस साल भी एक गलती हुई है, ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है लिखा हुआ? मन की आंखों से देखो, दिखाई देगा। क्या लिखा है बताओ, क्या लिखा है यहां पर? ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय। बेटा दिखना शुरू हुआ कि नहीं दिखा? पहले तो अपनी मन की आंखों से देखो, तभी शायद कंक्लूजन पर पहुंच पाओगे। बोलो बेटा। अच्छा, अब ये बताइए कि ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ा हुआ है तो व्हाट विल बी इट्स इंपैक्ट ऑन पीएनएल? बोलो। प्रॉफिट विल बी डिक्रीज्ड बाय 10,000। सो व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑफ 2 years टेकन टुगेदर? क्लियर है? मैं वहां सीधा नील लिख दूंगा। बोलो। क्लियर है ना? कुछ नहीं हुआ जी इससे फर्क, कुछ नहीं हुआ। क्लियर है बात? ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो इस साल का क्लोजिंग है अगर इसमें गड़बड़ी है तो अगले साल को भी इफेक्ट करेगा, ये अगले साल को भी इफेक्ट करेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इम्पैक्ट ऑफ रॉन्ग वैल्यूएशन या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑन प्रॉफिट। बेटा ठीक है इतनी बात? चलो और सुनिए, चलो एक काम करते हैं, पर चीज़ लिखनी शुरू करते हैं, फिर बताऊंगा, सब भूल जाएंगे वरना। लिखो वहीं पर असाइनमेंट पर, असाइनमेंट है सबके पास? इसके पास नहीं है वो ले लो यहाँ पर फिलहाल। असाइनमेंट पर ही रजिस्टर में नहीं लिखेंगे, असाइनमेंट पर अपोजिट साइड पर। बेटा पास करो पीछे, पास कर दो बेटा पीछे। असाइनमेंट पर ही अपोजिट साइड पर लिखेंगे जितनी भी मैं नोटिंग कराऊंगा। बेटा पीछे पहुंच रहा होगा। बेटा असाइनमेंट दे दो राजा बेटा, राजा बेटा एक रखो, एक पीछे पास करो। दो हैं? नहीं मिला आपको? अरे लो बेटा, ये लो। और किसको नहीं मिला बेटा? मिल गया सबको? तो बेटा मांगो ना। लो फिलहाल एक ये लो आप, आराम से कैमरा नहीं हिल जाए। बेटा पीछे बुलाओ बाहर से, मिल गया वो, बुला देना बेटा बाहर से। चलिए डालना है नहीं बेटा वहीं पर? इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑन प्रॉफिट। इसको ठीक करो तो हिल जाए। कुछ ऐसा बना लेते हैं एक, opening stock overvalued, undervalued। एक समरी बना रहे हैं और अपने आप ही भरोगे फिगर्स में आप, मैं कोई ख़ास मदद करूंगा नहीं आपकी। क्लोजिंग स्टॉक इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट आप बताएंगे। एक मैं लिख रहा हूं आपके लिए,
ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू है तो इम्पैक्ट बताना प्रॉफिट पर क्या पड़ेगा, प्रॉफिट विल डिक्रीज। बाकी कंप्लीट करो फटाफट से। प्रॉफिट विल डिक्रीज, प्रॉफिट विल डिक्रीज। अगर अंडर वैल्यू है तो प्रॉफिट विल इंक्रीज। क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यू। कोई खास आवश्यकता थी नहीं इस चार्ट को बनवाने की, लेकिन बस समराइज कर लिया हमने। जितनी नोटिंग मैं कराऊंगा वो सारी की सारी असाइनमेंट पर ही होंगी। लो बेटा करिए नोट फटाफट से। डन। चलिए बेटा फटाफट पढ़ना शुरू करिए एक बार। AS2 में क्या बोल रहा है, पढ़िए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मीनिंग एज पर AS2 इन्वेंट्रीज आर एसेट। वो सारी एसेट्स को इन्वेंट्री कहेंगे, किनको, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो हमने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जिसका बेचने का हमारा काम है, लिखो ब्रैकेट में, दैट इज फिनिश गुड्स। हम किसकी बात कर रहे हैं इस पॉइंट में, बोलो किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं फिनिश गुड्स की। अगला पॉइंट, और ये एक्चुअली जब डेफिनेशन लिखी ना AS में तो पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैंने इसको अलग तोड़ा है टुकड़ों में जिससे आप एक एक पॉइंट को पढ़ पाएं। दूसरा, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, जो अभी प्रोसेस में है जिससे बाद में उन्हें बेचा जा सके, किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज WIP। लिखो आगे, दैट इज WIP की बात कर रहे हैं। और अभी और भी है कुछ इसमें, क्या, इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। लिखो उसके आगे, दैट इज रॉ मटीरियल, दैट इज रॉ मटीरियल। बेटा क्लियर है बात ये, ठीक है AS2, ठीक। अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहां पर हम, अच्छा एक नोट लिखो उसमें, इसके बाद लिखिए नोट, क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक and profit have direct relationship। दूसरा लिखो, opening stock and profit have indirect या inverse relationship। opening stock and profit have indirect या इनवर्स रिलेशनशिप। क्लियर है, बता दिया पहले मैंने, लिखवाया बस यहां पर। बढ़ू बेटा। नाउ कमिंग बैक टू ये देखो, अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हमारे पास दो प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। कौन कौन सी, एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, गुड्स खरीदे हायर प्राइसेस पर बेच दिए टू अर्न द प्रॉफिट, और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होंगी नॉन ट्रेडिंग कह लीजिए या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम बात करें ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की, मेरी फैक्ट्री में या मेरे वेयर हाउस में अगर जाएंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स मिलेंगे। बोलो बेटा, तो ये तो सिर्फ फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन सीखेंगे।
लेकिन जब हम मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो 3 प्रकार का स्टॉक होगा, रॉ मटेरियल, WIP। आई होप ठीक है बात ये, बोलो बेटा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पर तो these 2 valuations will be covered in CA foundation। ये तो हम यहां पढ़ेंगे, these are covered in CA inter। आई होप समझ में आ गया चैप्टर में क्या करना है हमारे को। ठीक, यहाँ से हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक, फटाफट से नोट करो उसको, काम आएगा, ये काम आएगा। बाद में पूछोगे वरना मुझसे आप, सर ये क्यों नहीं बताया, तो वो इसलिए नहीं बताया। बेटा ठीक है यहाँ तक की बात। चलिए आज यहीं पर रोक रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं करा रहे। इसके आगे विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक, थोड़ा सा इंट्रो दिया उसमें आपको टॉपिक का, बाकी मिसलिनियस बातें हमने आपके साथ की, और इसके आगे टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी एक इकोनॉमिक्स की, फिर एक इंग्लिश की भी है ना। तो कल का टाइमिंग फ़िलहाल सेम ही रहेगा 10 बजे से, फिर हम कुछ टाइम आगे पीछे चेंज कर देंगे। ठीक है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।